गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, ये पार्ट सेकंड है। और जिसने मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन ने बहुत सारे वर्क ऐसे थे जो बहुत अच्छे किए थे और बहुत सारे वर्क ऐसे थे जो बिजनेस के लिए प्रॉब्लमेटिक थे, जैसे कि उसमें से एक टैक्स का इंक्रीज होना, जिसकी वजह से कुछ यूनियन बनाई गई ताकि बिजनेस इजी गोइंग हो सके। 1834 में एक कस्टम यूनियन फॉर्म की गई जिसका नाम था ज़ोल्वेरियन। ये एक यूनियन का नाम है। इसे स्टार्ट किया था पर्शिया ने। देन आफ्टर बहुत सारी जर्मन स्टेट उन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया था। अब इसके रूल्स क्या क्या थे, आखिर ये क्या चाहता था ज़ोल्वेरियन? एक तो बिजनेस को इम्प्रूव करना, तो बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से रूल बनाए? एबॉलिश ट्रेड बैरियर, एबॉलिशन खत्म करना, ट्रेड बैरियर, ट्रेड में आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको खत्म करने के लिए बना था। रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसी, पहले 30 टाइप की करेंसी चलती थी, यानी 30 टाइप्स के कॉइन्स नोट वगैरह चलते थे। ज़ोल्वेरियन ने उनको ओनली 2 में कन्वर्ट कर दिया, यानी अब 2 टाइप की करेंसी वैलिड रहेगी। क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे, उन्होंने रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश की ताकि बिजनेस को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिल सके। दैट टाइम नेशनलिज्म फीलिंग मेक स्ट्रॉन्ग, यानी उनको स्ट्रॉन्ग करने वाली एक ही चीज़ थी, वो थी नेशनलिज्म की फीलिंग, यानी हमारे राष्ट्र को लेकर एक अच्छी फीलिंग। अब नेपोलियन के कुछ रूल समझ में नहीं आए तो लोगों ने यूनियन बनाना स्टार्ट कर दिया। अब नेपोलियन को करना था डिफेक्ट, उसको हराने के लिए कुछ लोग साथ आए, जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, बर्सिया, ऑस्ट्रिया, ये सब ने मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया। कहाँ पर किया? एक आइलैंड पर जाकर उसे हरा दिया गया और वहीं उसको छोड़ के आ गए, जिसे कि बैटल ऑफ वाटरलू के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो वॉर हुआ था वो वॉर बैटल ऑफ वाटरलू के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि नेपोलियन तो डिफेक्ट हो गया, नेपोलियन के सारे रूल खत्म हो गए। इससे पहले सबसे पहले मोनार्च, उसको हराया, डेमोक्रेसी आया, उसको हराया, नेपोलियन आया। अब नेपोलियन भी डिफीट हो गया, अब क्या आएगा? यानी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि क्या नेपोलियन के रूल को एज इट इज फॉलो किया जाए, या नेपोलियन से पहले डेमोक्रेसी थी उसके रूल को फॉलो किया जाए, या उससे पहले जो मोनार्च था उसके रूल को फॉलो किया जाए। ये प्रॉब्लम पब्लिक में सबसे ज़्यादा थी। कंजर्वेटिव्स यानी रूढ़िवादिता, पुरानी सोच विचारधारा के लोग, उनका मानना था
कि जो सिविल कोड आया था उसके सारे रूल खत्म कर दिए जाए। सिविल कोड किसने बनाया था? नेपोलियन ने। नेपोलियन के बने हुए सारे रूल्स कहाँ थे? सिविल कोड में। तो वो सारे सिस्टम हटाकर अब नई सिस्टम फॉलो करना। तो मोस्ट ऑफ लोगों का मानना था कि मोनार्च को स्टार्ट कर दिया जाए। चर्च को उसकी पावर वापस दे दी जाए, यानी चर्च की पावर यानी आधी लैंड से भी ज़्यादा अधिकार पादरी लोगों का होना। सोशल हाइरार्की मतलब अपर क्लास एंड मिडिल क्लास के बीच जो डिफरेंस करते थे वो वापस लेकर आया जाए। ऑटोक्रेसी को ले आया जाए। कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो, मतलब जो भी रूल्स बने हैं मोनार्च के अंदर उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। सेंसरशिप को वापस लाया जाए। सेंसरशिप यानी प्रेस को फ्री नहीं करना। कोई भी न्यूज़पेपर या किसी भी न्यूज़ में या किसी भी तरह का कोई भी पब्लिक से मोनार्च के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहिए, यानी जो पावर जिस पर्सन के हाथ में है उसने जो रूल बना दिया वो सभी फॉलो करेंगे। अब ये सारे रूल्स बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे। बहुत सारे लोग चाहते थे कि वापस से मोनार्च ना आए, चर्च के पास पावर ना हो, अपर एंड लोअर क्लास के बीच डिफरेंस ना हो, ऑटोक्रेसी ना हो, क्रिटिसिज्म ना हो, सेंसरशिप ना हो। बट ऐसा नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें वापस से फॉलो की गई और वापस से फॉलो करने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन ऑन द पेपर होना ज़रूरी था, जिसके लिए ट्रीटी ऑफ वीना आया। ये आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस एग्जाम में बनता ही बनता है। 1815 क्यों? क्योंकि नेपोलियन डिफेक्ट हुआ था यहाँ पर और नेपोलियन के बाद कुछ रूल बनाने थे, जो रूल बने ट्रीटी ऑफ वीना में। ये रूल बनाए किसने? जिन्होंने नेपोलियन को हराया था। ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया। इन लोगों ने ऑन द पेपर साइन करने के लिए एक कमेटी बुलाई जिसे ट्रीटी ऑफ वीना के नाम पर जाना गया। अब इसमें सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट अपने बारे में रखेंगे ही सही, तो इसमें ब्रिटेन को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। पर्शिया, रशिया और ऑस्ट्रेलिया को कुछ ना कुछ हमेशा इस ट्रीटी ऑफ वीना में मिला ही मिला है। अब देखते हैं इसे होस्ट किसने किया था। इसे होस्ट किया था एक ऑस्ट्रियन पर्सन था, चांसलर डक मैटरनिक, जिसे होस्ट किया था। अब इनने आखिर उस पेपर पर क्या क्या साइन किए और क्या क्या चीज़ें रूल रेगुलेशन फॉलो किए गए और किसको क्या मिला, इसके बारे में पढ़ते हैं। बर्बन डायनेस्टिक रिस्टार्ट की गई, यानी फिर से स्टार्ट की गई। स्टेट वाज सेट अप। फ्रांस की बाउंड्री बना दी गई स्टेट की, जिसकी वजह से फ्रांस का जो एरिया है वो कम या ज़्यादा ना किया जा सके, यानी फ्रांस को मिल गया कुछ। इसके बाद देखते हैं पर्शिया। पर्शिया गॉट सम important territories is western, यानी कुछ टेरिटरीज जो थी वो पर्शिया में मिला दी गई, जो कि वेस्टर्न पार्ट में थी, यानी पर्शिया को भी कुछ मिल गया।
Austria. Austria got control over the नॉर्थ इटली, यानी नॉर्थ की जो इटली थी उस पर ऑस्ट्रिया का कंट्रोल हो गया। पोलैंड को रशिया में मिला दिया गया। देन नेपोलियन की एक चीज को एज इट इज रखा गया। नेपोलियन ने 39 स्टेट को मिलाकर एक यूनियन बनाई थी, उस यूनियन को एज इट इज फॉलो किया गया, यानी ये उनको अलग अलग वापस नहीं किया गया। वो 39 स्टेट जो एक यूनियन बनी थी उसे एज इट इज रखा गया था। ये नेपोलियन की उस चीज को एज इट इज किया गया। ये सारी चीजें थी जो ट्रीटी ऑफ वीना में साइन की गई, यानी जो ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बनाया। अब ये रूल्स तो बने, लेकिन इनके खिलाफ भी कुछ पर्सन्स होंगे, कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो इनमें चेंज चाहते होंगे या कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। इसके लिए कुछ रिवॉल्यूशनरीज आए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ रिवॉल्यूशनरीज वो क्या चाहते थे? वो नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रिट करना चाहते थे, यानी फैलाना चाहते थे। वो लोग मोनार्च सिस्टम के अगेंस्ट थे, उन्हें मोनार्च बिल्कुल पसंद नहीं था। वो फ्रीडम चाहते थे, यानी एरिस्टोक्रेसी के रूल को हटाना चाहते थे। वो एक नेशनल स्टेट चाहते थे। नेशनल स्टेट यानी स्टेट हर की एक अपनी ओन लैंग्वेज हो, कल्चर हो, वो सारी चीज़ें फॉलो की जाए। उन रिवॉल्यूशनरीज में एक पर्सन आया जिसका नाम था गियुसेप्पे मैज़ीनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप ध्यान से देखें। गियुसेप्पे मैज़ीनी एक रिवॉल्यूशनरीज था जिसका जन्म हुआ जेनोवा में in 1807। ये इटालियन रिवॉल्यूशनरी के नाम से जाना जाता था। ये सबसे पहले मेंबर बना सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी का, यानी ये एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना, लेकिन ये उस वक्त ओनली 14 ईयर के थे। 14 ईयर की होने की वजह से उन्हें वहाँ पर कोई भी ऐसा बड़ा वर्क नहीं दिया जाता था, या फिर उन पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी खुद की सीक्रेट सोसाइटी बनाना पसंद किया। उन्होंने अपनी 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई, यंग इटली जो कि मर्साइल में थी, और यंग यूरोप जो कि बर्न में थी। यानी ये अधिकतर गियुसेप्पे मैज़ीनी सीक्रेट सोसाइटी के नाम बनाने के नाम पर जाने जाते थे। उनकी 2 बहुत फेमस सीक्रेट सोसाइटी थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप। अधिकतर जो मेंबर थे जो सीक्रेट सोसाइटी बनाते थे, उनकी सोच एक थी, जैसे कि पोलैंड, फ्रांस, इटली। उन लोगों के माइंड सबके एक जैसे थे, यानी उन लोगों की सोच एक जैसी थी, इसलिए वह हर जगह सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई। आखिर गियुसेप्पे मैज़ीनी क्या चाहते थे? गियुसेप्पे मैज़ीनी चाहते थे
कि वो एक स्मॉल स्टेट नहीं रहे इटली, बल्कि एक यूनियन में फॉर्म की जाए, यानी इटली को और ज़्यादा स्प्रिट फैला दिया जाए, ये वो चाहते थे। आज के वीडियो में इतना ही, इससे आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।